Now the next is income method and the very last method for the calculation of national income। जैसे मैंने आपको अभी बताया बेटा कि एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से रिसीव होने वाला जो हमारा प्रोडक्ट दैट मीन्स आंसर होता है दैट इज इक्वल। रीजन क्या है बेटा, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए इनकम है, तो वही अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हमने एक फैक्टर पेमेंट किया है जो कि हमारा एक्सपेंडिचर है, तो जिस पर्सन को वो रिसीव हुआ है अमाउंट वो उसके लिए इनकम हो जाएगा। और हम यहाँ पे फैक्टर इनकम फैक्टर एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, जो हमारा इनकम मेथड है, इस मेथड के अंदर क्या होगा कि किसी भी तरह के ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जस्ट एम्फेसाइज ऑन माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, किसी भी पर्सन किसी भी तरह के ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी उसका रेम्यूनरेशन रिसीव होता है, कोई कंपनसेशन रिसीव होता है, वो कंपनसेशन का अमाउंट इंक्लूड कर दिया जाता है इन इनकम मेथड। अब मैंने क्या कहा उस चीज को मैं एक्सपेंड करके बताता हूं। मैंने कहा ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वापस ओनर को तो छोड़िए बेटा, अभी हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेन, और इसके ओनर कौन कौन है, मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। सो अगेन इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। इज इट क्लियर? अब इनके ओनर मतलब कोई भी पर्सन जिन सब चीजों को होल्ड करता है, ही मे बी हैविंग द लैंड, he himself can be labor, he might be providing capital, or he is entrepreneur। Is it clear? कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है जिसको कि प्रॉफिट रिसीव होता है। अब इनसे क्या क्या रिसीव होगा, यहाँ पे होगा रेंट, यहाँ पे होगा वेजेस, कैपिटल से रिसीव होगा इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर से रिसीव होता है हमें प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर ये सारी चीजें रिसीव होती हैं, सुन लीजिएगा बेटा ध्यान से, एक ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर ये सारी चीजें इनमें से कोई सी भी एक चीज या इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज जो कि उसके एक इनकम का पार्ट, इनकम का सोर्स हो सकता है, सो वो इंक्लूड होगा इनकम मेथड में। जैसे बेटा मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर अभी आगे भी हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को। अ पर्सन इज देयर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता है, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका काम जैसे पोल पे चढ़ना, कोई भी कनेक्टिविटी को चेक करना, नो डाउट बेटा एक बहुत रिस्की वर्क होता है ये। तो अगर उस पर्सन के एम्प्लॉयर ने, वो तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर ने अगर उसके लिए कोई सिक्योरिटी अमाउंट प्रोवाइड करवाया, जैसे पीएफ का अमाउंट हो जाता है कि अगर एक रिस्की वर्क की अगर कुछ कल को प्रॉब्लम हो जाए, पोल से नीचे आ जाए, करंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट इसकी फैमिली को या इसको खुद को पे किया जाएगा इफ ही अलाइव्स, ठीक है। तो वो जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर उसके लिए एवरी मंथ कलेक्ट कर रहा है, वो क्या है, उसके लिए इनकम का पार्ट है। जैसे पीएफ होता है ना बेटा, प्रोविडेंट फंड, किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाया जाता है। एक इसकी कैलकुलेशन होती है कि टोटल सैलरी, टोटल इनकम में से एक इतना पार्ट सैलरी में से रिड्यूस होगा ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयर भी उतना ही अमाउंट ऐड करता है एवरी मंथ। तो जो अपना है वो तो अपना है ही सही, और अगर एम्प्लॉयर हमें कुछ सिक्योरिटी दे रहा है, एम्प्लॉयर हमें कुछ ऐसी चीज़ और प्रोवाइड करवा रहा है, सो दैट विल बी द इनकम ऑफ आवर्स, जो हमारी इनकम हो जाती है, तो वो भी बेटा यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। इंश्योरेंस अमाउंट अगर पे किया है, बाद में उसका कलेक्टिव प्रीमियम हमें रिसीव होता है, वो हमारी इनकम हो सकती है। कुछ मिक्स्ड इनकम भी होती है बेटा। अब मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा चीज़ को, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम, जो कि हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी। क्या होती है बेटा मिक्स्ड इनकम? मिक्स्ड इनकम, इसमें ज्यादातर आपको बेटा एक ही एग्जांपल पढ़ने को मिलता है, और वो क्या, दैट अ डॉक्टर इज देयर हु इज ओनिंग हिज ओन क्लिनिक, ही कैन हैंडल द एंटायर वर्क ओवर देयर, सो दैट इज अ मिक्स्ड इनकम।
जैसे होता क्या है, हम किसी सपोज ऐसे जाने की ज़रूरत पड़े हमें, किसी को भी किसी क्लिनिक पे आपने देखा होगा कि डॉक्टर है अपने कैबिन में है और एक उसका असिस्टेंट बाहर होता है जो कि सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करता है, जो भी वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनको हैंडल करता है, ठीक है। बट देखिए अगर वो उस एक असिस्टेंट को अपने साथ रखता है, सो ही विल हैव टू पे सम अमाउंट टू हिम, वो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, मे बी 5,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, जो भी उसका डिसाइडेड अमाउंट है। तो वो डॉक्टर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा और सामने वाले पर्सन के लिए इनकम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए डॉक्टर कैन हैंडल द एंटायर वर्क, उसको ज़रूरत नहीं किसी भी असिस्टेंट की, वो अपने आप ही पेशेंट से अपना कम्युनिकेशन कर सकता है, उनके रिसीट्स अगर प्रिपेयर करना, बीपी टेस्ट, जो भी काम है सारा खुद ही कर सकता है। तो उसने क्या किया, अपनी इनकम को सेव कर लिया। जो 10,000 उसका एक्सपेंडिचर था वो उसकी खुद की इनकम हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा काम जो अपने वर्क प्लेस पर रह करके किसी और का ना पे करके हम खुद ही अपने आप को पे कर लेते हैं, तो वो हो जाता है एक तरह से मिक्स्ड इनकम का पार्ट, क्योंकि उसको एज अ डॉक्टर जो पेमेंट रिसीव होगा वो तो होगा ही सही, बट साथ में जो एक असिस्टेंट को पे करना था वो भी उसने खुद ने अपने अकाउंट में इंक्लूड कर लिया। सो दैट विल बी अ टाइप ऑफ मिक्स्ड इनकम। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इनकम मेथड है इसमें कौन कौन सी फैक्टर इनकम को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो अब आप इसकी क्लासिफिकेशन को ध्यान से समझिएगा और नो डाउट आप इसको साथ ही साथ नोटबुक में कॉपी भी करते हुए चलेंगे। द वेरी फर्स्ट इज compensation of employees. Compensation of employees. अब कंपनसेशन कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी वेजेस एंड सैलरीज अकॉर्डिंगली। भाई कैटेगरी वाइज है ना बेटा, अगर लेबर है तो उसको वेजेस मिलेंगी, ठीक है, टेम्परेरी वर्कर है, और कोई परमानेंट वर्कर है तो उसको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेमेंट इन काइंड। ठीक है बेटा, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन to social security. ठीक है, एंड द लास्ट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये पेंशन तो रिटायरमेंट भी मिलती बेटा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है जो कि हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा इस कैलकुलेशन में, तो वो कौन कौन से, वेजेस एंड सैलरीज। अब ज़रूरी नहीं कि बेटा क्वेश्चन में हमें सारी चीज़ें गिवन हो, इसमें से एक हो सकती है, दो हो सकती है और ऑल 4 भी हो सकती है, तो इसलिए हमें चारों चीज़ें समझना ज़रूरी है। वेजेस एंड सैलरीज तो हमारा आपको पता है जो मेन चंक होता है, मेन पार्ट ऑफ द इनकम होता है, तो ये तो होगा ही सही, ये सारा एक एडिशनल हो जाता है। किसी भी वर्कर की इनकम में वेजेस या सैलरीज होंगी, क्लियर होगा हमें। नेक्स्ट हो सकता है पेमेंट इन काइंड। देखिए बेटा किसी भी वर्कर को 2 तरह के पेमेंट रिसीव होते हैं, पेमेंट इन कैश और पेमेंट इन काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, आज आप अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज़ को बेटा। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वहाँ के वर्कर्स को सैलरी और वेजेस के अलावा कुछ और एडिशनल फैसिलिटीज़ रिसीव होती हो इन काइंड, नॉट इन कैश। अब क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्कर है, उसका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ से वो 10 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स फार अवे रहता है, ही डजंट ओन हिज ओन व्हीकल, तो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से वर्कर्स को लेके जाती है और वापस छोड़ने आ जाती है, जिसका कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता। सो डोंट यू फील दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ इनकम फॉर दोज, क्योंकि अगर उनको पे करना पड़ता 500, 1000, 1500 जितना भी अमाउंट देना पड़ता, एक्सपेंडिचर हो जाता, बट ये उनकी एक सेविंग हो गई कि कंपनी ने उन्हें खुद ही प्रोवाइड करवा दिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मैच फैसिलिटीज़ हो सकती है कि कोई भी वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉय है जो बाहर से काम करने आया है, ही इज सिंगल मीन्स स्टेइंग अलोन हियर, तो उसको मैच फैसिलिटीज़ दे दी, या कंपनी में वहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलरली ब्रेकफास्ट हो सकता है प्रोवाइड करवाया जा रहा हो, उन्हें लंच प्रोवाइड करवाया जा रहा हो, रिफ्रेशमेंट टी कॉफ़ी प्रोवाइड करवाई जा रही है जिसका कोई इनसे अमाउंट चार्ज नहीं किया जा रहा।
तो ये भी क्या एक तरह से उनका इनकम का पार्ट हो जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वर्कर्स को फ्री अकोमोडेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई हो। ये मैं आपको इतने एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं बेटा क्योंकि इंडिविजुअली आपको क्वेश्चन में कुछ भी मिल सकता है इसमें से, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही टर्म मिलेगा पेमेंट इन काइंड, कुछ भी हो सकता है। अकोमोडेशन फैसिलिटीज हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कि एक्सपेंडिचर, जिसका रेंट वगैरह सारा कंपनी बेयर करेगी, तो वो वर्कर के लिए एक तरह से इनकम का पार्ट है। लॉन्ड्री फैसिलिटीज हो सकती है, गार्ड फैसिलिटीज हो सकती है, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो कि आपको लगता है जिसका कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया जा रहा, जस्ट सर्विस दी जा रही है, दैट इज पेमेंट इन काइंड, नॉट इन कैश। अच्छा, अब कैश में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि हर एक वर्कर को हर महीने का 2000 रुपीज पे किया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से मैच लगवा लो, जहां से आपको खाना पीना है, यू कैन हैव इट। हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते, हमारे पास इतने अच्छे शेफ नहीं है, तो आप लोगों को 2000 हम पे कर रहे हैं, सो दैट इज अ टाइप ऑफ इनकम इन कैश, वो जो है पेमेंट इन कैश। लॉन्ड्री के लिए अब लॉन्ड्री फैसिलिटी नहीं दिलवा पा रहे, तो उन्होंने कहा आपको हम 1000 रुपीज दे देंगे, आप अपनी क्लोथ को लॉन्ड्रिंग अपने आप करवा लीजिए जहां से आपको करवाना है, ठीक, अब मर्जी अब खुद करो या कहीं से करवाओ, बट इट इज अ टाइप ऑफ इनकम फॉर अस। रेंट पे कर दिया, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रेंट पे किया जाता है 4000 5000 अकॉर्डिंग टू द एरिया, रूरल और अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, क्लियर। चाहे पर्सन अपने घर में रह रहा है बट शो कर रखा है दैट वी आर हैविंग द रेंटल हाउस हियर, और बदले में अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं पेमेंट इन काइंड एंड पेमेंट इन कैश की। चलिए नेक्स्ट में आते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल के साथ कि कोई भी एक पर्सन जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है और उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेटा वैसे पीएफ का, दैट इज प्रोविडेंट फंड, क्योंकि वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टू सोशल सिक्योरिटी, वो भी एक तरह से जो कि रिटायरमेंट पे रिसीव हो सकता है, या फिर जब भी वहाँ से जॉब क्विट की जाती है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट हमें वहाँ से रिसीव हो जाता है, तो वो भी एक तरह का इनकम का पार्ट है। जो मैंने आपको भी बताया कि सपोज किसी भी वर्कर की टोटल जो सैलरी है उसमें से 1800 रुपीज़ का पीएफ उसकी सैलरी में से रिड्यूस किया जाता है, और 1800 ही उसका एम्प्लॉयर भी पे करता है उसे एवरी मंथ, और जब वो जॉब ड्रॉप करेगा वहाँ से तो उसको बल्क अमाउंट पे कर दिया जाएगा, तो इनकम का पार्ट है। सेकेंड, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज दे देना, जैसे सैलरी में से 0.75 अमाउंट वैसे रिड्यूस होता है 0.75%, जिसको कि ESI फैसिलिटीज कहा जाता है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करता है, और इसके बदले में क्या होगा, जो वर्कर्स हैं जिनका ESI रिड्यूस होता है उनका कार्ड बन के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, ठीक है। हमने तो कितना दिया, ओनली 0.75, रिमेनिंग किसने दिया, एम्प्लॉयर, क्लियर है बेटा। तो ये भी हमारे एक तरह का इनकम का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है पेंशन, रिटायरमेंट, ये तो हमें पता ही है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि पेंशन रिसीव होती है आफ्टर 60 या फिर रिटायरमेंट के बाद में जो वर्कर्स को रिटायर कर दिया गया है उन्हें उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी देते हैं, जो अमाउंट पहले कट किया जाता है उसी बाद में एज अ पेंशन दे दिया जाता है, जो भी अपने आप में तरह से इनकम का पार्ट हो सकता है। तो ये सारा जो है बेटा अभी हमने क्या पढ़ा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में। ये सिर्फ अभी वन हेड कंप्लीट हुआ है बेटा, जिसमें से कुछ भी चीज हमारे पास आ सकती है। अब आते हैं हमारे हेड नंबर 2 पे कि इसके अलावा और क्या चीज इंक्लूड की जाएगी। So the next it comes operating surplus. ये हमारा था ओनली हेड नंबर 1। सेकेंड हेड हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है बेटा, और इस ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमें 3 चीजें इंक्लूड करनी है। द वन इज रेंट, सेकेंड इज इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ये चीज हमें इंक्लूड करनी है, बट प्रॉफिट के अंदर भी बेटा फर्दर हमें कुछ और चीजें मिल सकती है, जैसे हो सकता है डिविडेंड, ठीक है, और हमें क्या मिल सकता है इसके अंदर, कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जिसको हम कहते हैं, CPD कहते हैं इसको हम, और क्या मिल सकता है हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सेकेंड हेड के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं OS इन शॉर्ट। इसको भी हम आगे फॉर्मूले में OS लिखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है इसके अंदर, रेंट, बिल्डिंग का रेंट,
लैंड का रेंट अगर रिसीव हो तो इनकम का पार्ट है, ठीक है, वो आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फैक्टर इनकम एक तरह की ये आएगी, और हम पढ़ी बेटा फैक्टर इनकम करें। और रही बात प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट हमें कहाँ कहाँ से रिसीव हो सकता है, तो या तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो इनमें से आपको कोई सी भी बेटा एक चीज़ मिल सकती है इक्वेशन में, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर देंगे। जैसे हो सकता है डिविडेंड, इनकम का पार्ट है ये भी, शेयर्स पे रिसीव होता है डिविडेंड। सीपीडी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है जो कि कॉर्पोरेशंस में रिसीव होता है, कंपनीज में रिसीव होता है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो ये कुछ हैड्स हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए इक्वेशन में आपको प्रॉफिट भी गिवन है और डिविडेंड भी गिवन है, तो बताइए आप कौन सी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे? यस एग्जैक्टली बेटा, आप सिर्फ प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे, डिविडेंड को नहीं। वो क्यों? क्योंकि डिविडेंड अपने आप में ही प्रॉफिट का पार्ट है, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये हमारा कुछ ओएस का पार्ट होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का, जिसमें हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद जो हमारा हेड आता है वो है मिक्स्ड इनकम। तो देखते हैं बेटा मिक्स्ड इनकम हमें क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट हेड आता है बेटा हमारा मिक्स्ड इनकम, और इसको आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं MI, मतलब मिक्स्ड इनकम। और मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है? कोई भी कैसे पर्सन जो कि इंटायर वो खुद ही कर लेता है, किसी और के रिक्वायरमेंट नहीं है। फार्मर है, अपनी लैंड पे कल्टीवेशन भी खुद कर रहा है, इरिगेशन भी खुद कर रहा है, और उसका हार्वेस्टिंग भी खुद ही कर लेता है। ही डजंट रिक्वायर एनी अनदर पर्सन, किसी के रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अपने आप सब कुछ कर रहा है। तो जो भी इनकम है सारी मिक्स्ड इनकम उसकी है। कोई इंडिविजुअल नहीं कि हाँ कल्टीवेशन मैं करूँगा, हार्वेस्टिंग किसी और से करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। एंटायर वर्क ही और शी कैन डू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो वो जितनी भी इनकम रिसीव होगी वो हो जाती है उसके लिए एक तरह से मिक्स्ड इनकम का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये थी हमारे सारे इनकम का पार्ट। अब डिस्कस करते हैं इस मैथड का इक्वेशन। सो कीप कंटिन्यू, चलते बेटा अब हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करने। Now see the question is there to calculate domestic income and national income। बेटा यहाँ पे अब MP और FC वाला केस नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि इनकम को मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो डायरेक्टली वी विल कैलकुलेट नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, दो चीज़ें कैलकुलेट होंगी। देखिए बेटा जो हमें यहाँ पे आइटम्स गिवन इक्वेशन में क्या किया था, वन इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, social security contribution, CPD that is corporate profit tax, and NFIFA net factor income from abroad। ये सारी चीज़ें बेटा हमें यहाँ पे गिवन है। नाउ रिकॉल द थिंग्स व्हाट आई टोल्ड कि प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, तो इंटरेस्ट हो सकता है। इंडिविजुअली बेटा हमें यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है। इज दिस क्लियर? तो अब देखिए बेटा इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि एक्सपेंडिचर का पार्ट हो या मेजर हेड में आ रही है और सब हेड में ना हो, इंडिविजुअल सब कुछ गिवन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इसका भी। यू कैन सी द फॉर्मूला मेंशन्ड हियर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इज वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस CPT। तो वैल्यूज को पुट करते बेटा हम यहाँ पे वन बाय वन। तो देखिए वेजेस की वैल्यू कितनी है 10,000 एंड द एंटायर अमाउंट इज गिवन इन CR दैट इज करोड्स। तो वेजेस हमें गिवन है बेटा 10,000 प्लस रेंट की वैल्यू देखते हैं कितनी है 5,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की वैल्यू हमें गिवन है 400। डिविडेंड की वैल्यू है 3,000। नेक्स्ट इट कम्स मिक्स्ड इनकम, डायरेक्ट वैल्यू में गिवन है 400। नेक्स्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और वो कितना है 200। नेक्स्ट इट कम्स सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टली गिवन है बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं लिखा होता तो हमें इसको एम्प्लॉयर का ही कंसिडर करना है। हाँ जी, कभी कभी क्वेश्चन में हमें ज़बरदस्ती दिया होता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉय वाला कभी भी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वो तो एक्सपेंडिचर हो गया ना हमारा। मैं सपोज आई एम एम्प्लॉय, अब मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो मेरी इनकम थोड़ी है। इनकम तो मेरे लिए क्या है कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे कुछ पे करेगा, दैट विल बी माई इनकम, फाइन। तो ये डायरेक्टली जब गिवन है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये भी कितना है बेटा 4,000 का जो अमाउंट है ये हमारे लिए एक तरह से इनकम का ही पार्ट हो जाता है। क्लियर? तो वो हमें कितना गिवन है 400।
नेक्स्ट क्या है बेटा, सीपीटी, और सीपीटी क्या है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दैट इज 400। और जब इस सारे इंटायर अमाउंट को मैं सम टोटल कर दूंगा बेटा, तो मुझे जो इनकम रिसीव होगी वो कौन सी होगी, डोमेस्टिक, क्योंकि ये सारा का सारा जो वर्क है, जितने भी इनकम अमाउंट है, सारे कहाँ से रिसीव हुए हैं, सेम कंट्री से हुए, बाहर की भी इनकम हमने यहाँ पे कोई भी इंक्लूड नहीं की है। सो द वैल्यू आफ्टर एडिंग ऑल दीज थिंग्स विल बी 19,800 CR इज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। नेशनल के लिए क्या करना होगा बेटा हमें, अब चलते हैं नेशनल इनकम पे। ठीक है, और नेशनल इनकम के लिए आप देख रहे हैं इक्वेशन में सिर्फ एक रिमेनिंग आइटम हमारे पास है कि डोमेस्टिक में हमें क्या करना है, एन फीफा को ऐड करना है। मैं आपको बता चुका हूँ डोमेस्टिक से डी से हमें एन पे जाना होता है, एन फीफा को ऐड करते हैं। सो आई हैव दिस डोमेस्टिक इनकम, इसमें ऐड करते हैं एन फीफा। क्लियर बेटा, कितनी है 19,800 प्लस एन फीफा की वैल्यू गिवन है 1000 पॉजिटिव है। क्लियर, ऐड करने से आता है 20,800 CR और ये है हमारा आंसर। इज दिस क्लियर बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम मेथड। फाइनली हियर वी हैव कंप्लीटेड द ऑलमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ये मैंने आपको वही क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, बोर्ड ओरिएंटेड हैं, आई मीन बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं। होप सो द नेशनल इनकम विल बी ऑल क्लियर। जो हमारा फोबिया है वो आई थिंक आपका खत्म हो चुका होगा। सो कीप रिवाइजिंग नेशनल इनकम, क्योंकि बेटा इसका मेजर पार्ट हमारे एग्जाम्स में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।